हमारे मुख्य अतिथि जी पहुंच चुके। छोटे ब्रह्मचारी शिवा के द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती जी को समर्पित गीत सुन रहे थे। लोग कहते रहे हैं गुरुकुल में, वो हमारे बीच में आए हैं और इस ब्रह्मचारी के भजन से प्रभावित होकर के उनको 500 रुपए का सहयोग दे रहे। आ जाएंगे आगे। देखिए, सरकार जो है मिलीजुली है और दोनों पार्टियों के मंत्री हैं, दोनों पार्टियां सरकार के लिए चल रही है, लेकिन पार्टियां अलग अलग हैं। लोगों में जाकर के अपनी अपनी जो उनकी नीतियां हैं उसका प्रचार प्रसार कर रही है और इसमें कुछ गलत भी नहीं। पहले भी हम चुनाव इकट्ठे नहीं लड़े थे और एक स्थायी सरकार के लिए हमने गठबंधन किया था। आगे भविष्य में क्या होगा उसमें दोनों ऊपर की पार्टी, हमारा नेतृत्व वही फैसला करेगा। आज वो समय भी नहीं आया है, सही समय पर जो है इसका फैसला होगा। दी लगभग 100-200 करोड़ से थोड़ा सा कम हमने पैसा जो हमारा वायदा था वो किसानों के खाते में डाला। सबसे जल्दी हमने गिरदावरी कराई। इससे पहले जो खाद पैसा आ जाता था, पटवारी 2-2, 3-3 साल तक नहीं बांटते थे और बाकायदा वेरीफाई करवा करके किसानों से हमने भरवाया, सैटेलाइट से देखा, मंडी की फसल बिकी, इन तीनों का आंकड़े मिला करके जिसका जो हक बनता था वो हमने दिया है। हमारा समाज जो है बेटियों के साथ रहता है। बेटी के मुंह से कोई भी बात आए तो पूरा समाज साथ हो जाता है और इसमें भी माननीय उच्चतम न्यायालय में ने डायरेक्शन दी है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, दिल्ली पुलिस जांच भी कर रही है और हमारे गृह मंत्री से भी पेटियां मिल चुकी हैं। मैं समझता हूं कि किसी तरह की कोई इसमें कोताही नहीं होगी, न्यायोचित काम जो है होगा। कि ये गन्नौर अंतर्राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मंडी का विषय जो है पिछले 25 साल से अटका हुआ था। अब सौभाग्य की बात यह है कि 2600 करोड़ रुपए का पहला ठेका इस मंडी बनाने का दे दिया गया है और कल इसकी भूमि पूजन होगा और इसमें और भी लगभग 10-12 हज़ार करोड़ रुपए की लागत से काम होंगे। 40-50 हज़ार करोड़ रुपए की सब्जियां, फल यहाँ पर बिकेंगी, पैकेजिंग होगी, एक्सपोर्ट भी होगा। इससे इस इलाके के किसान की कायाकल्प होगी। ये कम से कम सोनीपत ही नहीं, पूरे हरियाणा के लिए बड़ी खुशी का मौका है। सही है कि इलेक्शन से पहले राहुल जी आधारशिला रख के गए थे और जो 10-12 करोड़ रुपए मंजूर करके गए थे उससे एक सेट बन गया था, लेकिन ये मंडी कोई 10-12 करोड़ रुपए की नहीं है, ये 10,000 करोड़ रुपए की लागत आनी है। इसका जो व्यवस्था करनी थी, इसका टेंडर करना था, इसके फंडिंग का इंतजाम करना था, वो सारा करके अब ये काम शुरू हुआ है। किसी के आधारशिला रखना और उसकी व्यवस्था पैसे की ना करना तो वही उचित नहीं है। पहले जो सिस्टम था सारा मैनुअल काम होता था, छोटे कर्मचारियों के माध्यम से पैसा दिया जाता था और वो कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ कर देते थे। इसीलिए अब जो है ऑनलाइन सिस्टम है हर चीज़ का, चाहे किसान के खाते में पैसे देना हो, चाहे बुढ़ापा पैसा देना हो, चाहे सैलरी का पैसा देना हो, तो वो चीज़ें आती जा रही हैं। धीरे धीरे ये है कि पकड़ में जो घपले, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। बच्चों के वजीफ़ा देना उसमें घपला था, मिट्टी का तेल के था उसमें घपला होता था। पहले जो चीज़ें हैं हम उनमें नहीं जाना चाहते, लेकिन भविष्य में एक सही लोकतांत्रिक सरकार होती है, उसमें आदर्श व्यवस्था ये हो कि जिसका हक हो उसको मिले, कोई दूसरा उसको ना खाए। इस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और इससे हो सकता है कि तात्कालिक कुछ दिक्कतें लोगों को आए, लेकिन लंबे समय के लिए एक व्यवस्था अच्छी बन जाएगी तो आम आदमी को इसका फ़ायदा होगा। बीमा जब किसान कटवाता है, कहीं बैंक में रह गया या कंपनी के पास नहीं गया या उसकी फसल मिसमैच हो गई, दिखते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि हरियाणा के किसानों को बीमा की योजना के द्वारा जितना लाभ हुआ है इतना कहीं भी नहीं हुआ।
सारा पैसा बीमा कंपनियों को हमने पिछले 2016 से लेकर आज तक सरकार का, भारत सरकार का, किसान का जो गया है उससे 2000 करोड़ रुपए ज़्यादा किसानों को हमने बंटवाया है। नहीं, वो हम हर एक जो हमारे पास सूचना आती है, हमारे पास अधिकार है, उनके खिलाफ हम केस भी कर रहे हैं, कार्रवाई कर देंगे, ब्लैक लिस्ट करने की धमकी दे रहे हैं। किसानों को पैसा जो है, जो हमारे पास सूचना आती है, हम उनकी लड़ाई लड़ते हैं। हम किसानों के वकील हैं, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बीमा कंपनियाँ हरियाणा में 2000 करोड़ रुपये घाटे में हैं। मैं फौजी का बेटा हूँ। मैं देखता था कि फौजी ड्रेस पे या बंदूक या एमजी लेता था, उसको भी वहाँ पर पत्थर मारे जाते थे, सिर झुक जाता था। आज वही कश्मीर है, वही उग्रवादी है, वही पाकिस्तान है। आज देखो G20 के लोग वहाँ जाते हैं, आज सारे टूरिस्ट से भरा हुआ है। एक इतनी निकट समस्या थी, उसका समाधान हो गया। हमेशा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बात आती थी तो पाकिस्तान का नाम साफ होता था। आज पाकिस्तान का नाम लेने वाला कोई दुनिया के अंदर नहीं है। ये इसलिए हुआ है कि आप लोगों ने स्थायी सरकार, बहुमत की सरकार दी है, और उस वजह से हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा कि दो देशों का युद्ध चल रहा हो और युद्ध बंद करके बीच से उनको एक रास्ता दिया जाए। भारत के 25 साल बच्चे नौकरी कर रहे थे, उनको निकाला। और हमेशा हमें जो शक्तिशाली देश थे, कभी अमेरिका, कभी रूस, कभी चाइना, उनकी देते थे। आपने देखा होगा कि भारत ने अपना जो विदेश नीति है उसका इनकी लड़ाई में कहा, अमेरिका ने कहा कि हमारी तरफ हमारा कहना मानो, दूसरों ने कहा हमारा कहना मानो। हमारे विदेश मंत्री थे, उन्होंने कहा कि हमने भारत का हित देखना है। अमेरिका के धमकी के बावजूद हमने रूस से तेल लिया। छोड़ करके अगर हम 5-10 साल भी देश के बारे में सोचना शुरू करते, समाज के बारे में सोचना शुरू करते, तो समाज और देश आपके बारे में सोचेगा। और ये देश निश्चित तौर पर दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश, शक्तिशाली देश, जिसका हाथ रहेगी दुनिया के अंदर, वो बनने जा रहा है। मैं तो इस आशा के साथ काम करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ। हर रोज सुबह निकलने से पहले ये कहता हूँ कि प्रभु मेरे से कोई ऐसा गलत काम ना हो कि जिससे किसी की आत्मा दुख पाए। हर रोज अच्छा करते दिखे। और मेरा सौभाग्य है कि भाई डॉक्टर सिकारा से मेरा सफल हुआ और आप जैसे भाई और बहनों में आने का मौका मिला। दूसरा, इसी चीज को देखिए एक सरकार की कि पहले एक पद्मश्री, पद्म भूषण किसको मिलते थे भाई? समृद्ध परिवार के बड़े बड़े लोग, गाँव के लोग, मजदूर की बहन या हरियाणा का जो किसान है, यहाँ का अपने इसी सुमक्ता का किसान है, पहले बार जो है पद्मश्री किसको मिला है? एक मछली का फार्मर है, एक मक्का की बेली कौन की खेती करता है, उसको मिला है। एक समाज के लिए जीवन दे रखा है, वो मिला है। तो इस तरह के जो आम आदमियों के साथ लेकर के और आम आदमी के विचारों के हिसाब से अगर नीतियाँ बनेगी तो देश आगे बढ़ेगा। मुझे तो पक्का भरोसा है कि आने वाले 10-20 साल भारतवर्ष के हैं और आने वाले वक्त में ये जो बच्चे हैं ये दुनिया का नेतृत्व करेंगे। भारत का ही नहीं, हमारी संस्कृति का नेतृत्व दुनिया में होगा। हमारी सभ्यता का आगे सारी दुनिया फॉलो करेगी, क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, पुरातन जो संस्कृति है, हमारे कोई तलवार की धार पे हम संस्कृति नहीं आएगी। हमारे विचारों के, हमारे विकास की वजह से हमारी संस्कृति ये है। सारी दुनिया हमारी संस्कृति को बढ़ाएगी और हमारी जो वेद विद्या है, वैदिक संस्कृति है, और जो स्वामी गांधी ने रास्ता दिखाया है और बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने जो रास्ता दिखाया है, उसको मानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मुझे आप लोगों ने मान सम्मान पीछे बहुत बढ़िया YOGA योग, जो योग दिवस के अभी आने वाला है उसके पहले ही आर्यवीर तैयार हैं। वापिस ये अनेक गांव से आर्यवीर पधारे हैं। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियों से स्वागत। वापिस श्री भक्त सिंह जी आ गए।
कोच भी लेके आगे चुआ गांव के अंदर गुरुकुल में स्वर्गीय चौधरी खजान सिंह जी की स्मृति में जो कार्यक्रम था उसमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और वो एक महान समाज सेवी थे जिन्होंने अपने जीवन के आखिरी दिन तक समाज के लिए लगाया, बेटियों की शिक्षा के लिए, और सारा जीवन अपना समर्पित शिक्षा पे, समाज सेवा पे किया। आज जो है इस बड़ा खुशी का मौका है कि जो हमारी पुरानी संस्कृति है, वैदिक संस्कृति, उसके प्रचार प्रसार में बहुत सारे तपस्वी, बहुत सारे योगी, बहुत सारे आचार्य जी लगे हुए हैं और हमारी संस्कृति को बचा के रखने का जो इन्होंने काम किया है और युवा पीढ़ी को वो संस्कार देने का काम कर रहा है, मैं इनको बधाई देता हूँ। और आने वाला वक्त जो है तेज़ गति से हमारी जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, भारत का प्रभुत्व बढ़ रहा है, ये युवा पीढ़ी देश का नाम दुनिया के अंदर करे। तो देखिए ये शिवा जो भजन सुना रहा था वो आपका स्वागत करते पर्वताश्रमी वापिस पुस्तक स्कूल बच्चों का इससे शारीरिक और बौद्धिक विकास दोनों होते हैं, तन से और मन से स्वस्थ हुआ। महिलाओं के द्वारा हमारे मंत्री जी का स्वागत हाँ जी, मास्टर जी, प्रधान जी, हाँ जी।